हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। और मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 में आइएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने एजीएस चैनल एजीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और शेयर भी करिएगा और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम चालू करते हैं अपना चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और पार्ट 2 में हमें आज पढ़ना है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दी सेम लैंड। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अब लैंड नहीं बची है पालमपुर में कल्टीवेट करने के लिए, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम एक ही लैंड में ज़्यादा चीज़ें उगा सके, ज़्यादा फसलें उगा सके? तो हाँ, बिल्कुल हमारे पास तरीका आ गया था। तो चलिए हम देख लेते हैं अब क्या है वो। ऐसे मैं जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखने लगेगा। हाँ चलिए, सॉरी फ्रेंड्स, ये मैं हटा दूँ पहले। हाँ चलिए, अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम ज़्यादा चीज़ें उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दी काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रो एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल पालमपुर, मीन्स हमें कोई भी चीज़ उगाने के लिए पालमपुर में अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है, इरीगेशंस की, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। रिसेंबल अ विलेज दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश। और ये वेस्टर्न पार्ट में आता था उत्तर प्रदेश के, पर ये इमेजनरी विलेज है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, पालमपुर में सारी लैंड जो है वो कल्टीवेटेड हो चुकी थी। अब और ज़्यादा लैंड का कोई भी उम्मीद नहीं थी। और नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी और दूसरी लैंड नहीं बची थी। तो ड्यूरिंग दी रेनी सीज़न के दौरान जो खरीफ क्रॉप जो उगता है रेनी सीज़न के दौरान, सॉरी मैंने हाँ, तो रेनी सीज़न में खरीफ क्रॉप उगता है, जिसमें लोग किसान जो है, फार्मर्स जो है, वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं, ठीक है। दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड, और ये कैटल के लिए अपने बचा के रखते हैं, उनके खाना के लिए, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशंस ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और ये अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पोटैटो भी उगाते हैं अपनी लैंड में, ठीक है। और फ्रेंड्स, विंटर सीजन में जब रबी क्रॉप्स उगता है, खरीफ हमने साइंस में पढ़ा है, खरीफ और रबी क्रॉप। तो खरीफ उगता है रेनी सीजन में और विंटर सीजन में उगता है कौन सा? रबी क्रॉप, गुड, ठीक है। तो रबी सीजन में ये लोग क्या उगाते हैं? वीट्स उगाते हैं, ठीक है। और इसी वीट्स को अपने लिए भी बचा कर रखते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए कंज्यूम कर लेते हैं खाने पीने के लिए, और इसे सेल भी करते हैं कहाँ पे? रायगंज के मार्केट में, ठीक है, जिससे उनको पैसे मिलते हैं। रायगंज के मार्केट में वो सेल कर देते हैं। और फ्रेंड्स, जो अ पार्ट ऑफ द लैंड जहाँ पे जितनी थोड़ी सी ज़मीन बचा के वो शुगर केन को भी ग्रो करते हैं, और उसे एक ही मतलब एवरी ईयर उसको ग्रो करना पड़ता है, मतलब एक साल में ही उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि इस महीने, इस जनवरी को आपने बोया, तो अगली जनवरी आप काट लीजिए, ऐसा है। मीन्स हर साल वो कटती है। तो उसे भी उगा लेते थे, उसे भी सेल करते थे, किसके मार्केट में? साहेबपुर के मार्केट में। हमने पढ़ा था इसमें हमें रायगंज और साहेबपुर मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, रायगंज और साहेबपुर के बारे में। तो इसे भी जैगरी में ले जाकर साहेबपुर में बेच देते थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ यहाँ से द मेन, एक मिनट, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन एन ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। फ्रेंड्स, एक ही मीन्स वो एक साल में इतने सारे 3 क्रॉप्स इसलिए उगा पाते थे क्योंकि पालमपुर का जो इरिगेशन का सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। अच्छे इरिगेशन के सिस्टम के कारण वो लोग ज़्यादा क्रॉप्स उगा पाते थे एक ही साल में। ये काफ़ी अच्छी बात है। इलेक्शंस कब, सॉरी इलेक्शन में पहुंच गया मैं, सिविक्स में। इलेक्ट्रिसिटी कम्स अर्लियर टू पालमपुर, इट मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा बंदोबस्त मैंने आपको बताया था, और इस कारण इरीगेशन भी अच्छे से हो पाता था, ठीक है। और पेशियन व्हील्स वर tell then used by a farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People say that the electric run tubewells could इरीगेट मच। फ्रेंड्स, जो छोटी ज़मीनें होती थी, बार बार ये हो रहा है, सॉरी, छोटी जो ज़मीन होती थी फ्रेंड्स, उसको ये लोग वेल से भी, वेल मतलब कुएं से भी इरीगेट कर लेते थे छोटी छोटी फील्ड को, और बड़ी बड़ी फील्ड्स को ये इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स इरीगेशन से करते थे, क्योंकि ये मच फास्टर, ये ज़्यादा तेज़ करते थे। मीन्स अब भाई मशीनरी तो ज़्यादा तेज़ ही चलेगी ना नॉर्मल से, तो
मशीन से भी कर लेते थे, जो आजकल हमारे कहाँ जो बोर लगा रहता है उससे। ठीक है, तो इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा था लार्जली एरिया। और बड़े बड़े एरिया के लिए वो कौन सा इरिगेशन यूज़ करते थे, जो हमारे कहाँ आजकल बोर वोर लगा रहता है ना, वो वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला भी सुविधा थी वहाँ पे। मीन्स दोनों सुविधाएं थी, छोटी ज़मीनों के लिए वेल्स और बड़ी ज़मीनों के लिए मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर वोर। ठीक है, द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय दी गवर्नमेंट। और पालमपुर में कुछ जो पहले ट्यूबवेल्स लगाए गए थे वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे, और फिर धीरे धीरे फार्मर्स ने खुद ही के ट्यूबवेल्स प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना चालू कर दिया। ठीक है, एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s के दौरान एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 2 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। तो पूरा एंटायर 2 हेक्टेयर की जो ज़मीन थी 1970s में आते आते पूरी 200 हेक्टेयर्स ज़मीनें इरीगेटेड हो चुकी थी। मीन्स अच्छा सिस्टम था, तो सारी ज़मीनें इरीगेट हो चुकी थी। यहाँ पास कुछ दिया गया है, बॉक्स दिया है, ब्लू बॉक्स, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा इसको। ठीक है, तो इधर पे क्या दिया एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मीन्स नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच। हाँ, तो यहीं पास दिया गया कि सारे जगह इतनी अच्छी इरीगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, और आप कंपेयर भी कर लीजिएगा, अगर मिली हो तो ज़रूर बताइएगा। Of total cultivation area, country little less 40% of irrigation even today. In the remaining area, farming is largely dependent on rainfall. और बहुत सी जगह फ्रेंड्स इरिगेशन का अच्छा सिस्टम नहीं है, फार्मिंग जो है वो टोटली डिपेंडेंट है बारिश के लिए। मीन्स अगर बारिश होगी, रेनफॉल होगी, तो ही उनकी ज़मीन इरीगेटेड हो पाएंगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। फ्रेंड्स, एक ही साल में एक ज़मीन में ज़्यादा चीज़ों को उगाने, ज़्यादा चीज़ें मीन्स एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा चीज़ें उगाने को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मीन्स एक ही साल में लैंड में ज़्यादा चीज़ें उगाएंगे तो हम उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कह देंगे। क्या कह देंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग। ये याद रखिएगा, व्हाट इज़ अ मल्टीपल क्रॉपिंग, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर आपको मिल गया मल्टीपल क्रॉपिंग का, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन वे है कि अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। ठीक है, एक ही लैंड में, पीस ऑफ लैंड में। आप भाई लैंड तो नहीं खरीद सकते, तो यही अच्छा तरीका है हमारे पास। ठीक है, ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। और सारे फार्मर्स दो तो उगाते थे क्रॉप्स, जिनमें कौन कौन आता था, पोटैटो दी थर्ड क्रॉप, मैंने यहाँ पोटैटो आता था, और क्या आता था, पास्ट 15-20 मीन्स, एक मिनट फ्रेंड्स। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एंड थर्ड एज दी थर्ड क्रॉप। थर्ड क्रॉप में पोटैटो उगाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें उगाते थे। ये इन दी पास्ट 15 to 20 ईयर्स से यही सारी चीज़ें उगाते आ रहे हैं। जैसे कि क्या क्या उगाते थे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पिक्चर में दिया गया है। जैसे कि आपको क्लियर नहीं आ रही है, पर कोई बात नहीं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। वीट, ठीक है, वीट उगाते थे, बाजरा, शुगर केन, और ये है पोटैटो। तो ये 4 चीज़ें उगाते थे। इनमें से आप अलग अलग फार्मर्स अलग अलग चीज़ उगा लिया करते थे। तो हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया है, वीडियो 8 मिनट की हो गई है, हम आगे देख लेते हैं अब। तो ये पॉइंट्स कुछ नहीं, ये तो लेटेस्ट डिस्कस के हैं, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। मीन्स आप खुद ही डिस्कस कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो हम ये देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। तो यू हैव सीन से हम देख लेते हैं। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग। आपने देखा कि एक तो तरीका हो गया क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग का, और दूसरा तरीका है द अदर वे टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब फ्रेंड्स मेन चीज़ जो आई, एक तो तरीका क्या हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग, अब एक है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, वो हम देखते हैं। ये अच्छा मीन्स अच्छा नहीं है, है तो ख़राब चीज़, पर ठीक है चलिए। अब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड देख लेते हैं जो आजकल यूज होता है फॉर हाई यील्ड। अब आया इंटरेस्ट, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड होता है फॉर हाई यील्ड, मीन्स एक ही ज़मीन में आप ज़्यादा क्रॉप पा सकते हैं। अब ये कैसे, देखिए, यील्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोडक्शंस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये जो तरीका है, ये
एक छोटी सी लैंड में ही ज़्यादा क्रॉप्स उगाएगा ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, एक ही सीजन में। टेल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशंस वर ट्रेडिशनल वंस विथ अ रिलेटिवली लो यील्ड। फ्रेंड्स, जो पहले हम लोग सीड्स यूज़ करते थे वो जो रहती थी ना वो रिलेटिवली लो यील्ड्स रहती थी, ठीक है, जो हम 1960 से यूज़ करते आ रहे हैं। वो सिंगल सीजन में मीन्स कम क्रॉप वो ग्रो करती थी। पर अब जो आई है ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, और इसमें जो ट्रेडिशनल सीड्स रहती थी इसमें इरिगेशन भी कम लगता था। फार्मर्स यूज़ काउ डक्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज अ फर्टिलाइज़र, और जो एक किसान रहते थे वो काउ का वेस्ट और ऐसे ही नॉर्मल नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे अपनी फील्ड में। और ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद दी फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, और ये सारी चीज़ें किसानों के पास पहले से रहती थी जो भी ग्रो करते थे, तो उनको कुछ खरीदना नहीं पड़ता था। पर अब जो आया द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेटेड ऑफ वीट्स एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज़, जिसे हम HYVs सीड्स हम जिसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है 1916 से, वो फ्रेंड्स क्या आया है, तब फार्मर्स के लिए इंडिया ने एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस की है जिसे हम कहते हैं HYV सीड्स, मीन्स हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम ज़्यादा क्रॉप पाएंगे। इसमें इसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब ये याद रखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद 1960s के बाद हमारे पास HYV सीड्स आई हैं, जिसके कारण हम एक अपनी क्रॉप में अपनी पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। Compare of traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant। अब आप बताइए कि इसने कंपेयर किया है ट्रेडिशनल सीड से और HYV सीड से, कि इन्हें प्रॉमिस किया है कि भाई जितना भी आप मीन्स रिजल्ट पाते उससे आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट पाएंगे अगर आप HYV सीड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। मच ग्रेटर अमाउंट आप पाएंगे सिंगल प्लांट में, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर, और जो आप पहले पाते थे ना उससे कई ज़्यादा गुना आप पाएंगे अगर आप HYV सीड्स को यूज़ करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन पाएंगे जितना आप पहले पाते थे उससे बहुत ज़्यादा। HYV सीड्स जो होती है हाउएवर नीडेड प्लांटली ऑफ वाटर एंड केमिकल फर्टिलाइज़र, और फ्रेंड्स इसके लिए आपको वाटर ज़्यादा चाहिए और केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए। फंस गई नैया, मीन्स आपको पानी बहुत बर्बाद होगा और केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए। अब जो आप गोबर ओवर यूज़ कर लेते थे ना गाय का, इससे आप कुछ नहीं चलेगा, अब आपको फर्टिलाइज़र ख़रीदना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, किसान ने खरीदे। ये देखिए HYV सीड्स आप लाएंगे, आपको ट्रैक्टर लगेगा, फर्टिलाइज़र लगेंगे, पेस्टिसाइड्स लगेंगी, इरिगेशन लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए पड़ेगी, तब आपके जाके ज़्यादा चीज़ें उगेंगी। मॉडर्न फार्मिंग मेथड HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा, आपको इतनी सारी चीज़ें चाहिए और पहले ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए पड़ती थी, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं इधर पास वीडियो, ठीक है, अभी थोड़ी और देख लेते हैं हम, ठीक है। अब पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट हाई यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम कम्बाइनेशंस ऑफ HYV सीड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हाई यील्ड चाहिए है तो आपको ये HYV सीड्स यूज़ करनी पड़ेगी। इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी आपको चाहिए पड़ेगी HYV सीड्स के साथ साथ। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out of the modern farming method in India। और फ्रेंड्स, पहले हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसको पहला प्रेफरेंस दिया था, मीन्स पहले इन्होंने मॉडर्न फार्मिंग को चुना था, ठीक है। द फार्मर इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, और इन्होंने ट्यूबवेल्स भी अपने मीन्स से सेट किए थे इरीगेशन के लिए। एंड मेड यूज़ HYV सीड्स, और HYV सीड्स को यूज़ किया था, और केमिकल फर्टिलाइज़र ख़रीदा था, पेस्टिसाइड्स खरीदी थी, और सम ऑफ देम बॉट फार्म्स मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स, और बहुत लोगों ने ख़रीदा था क्या क्या, ट्रैक्टर्स और थ्रेशर, और बहुत सी ऐसी मशीनें भी खरीदी थी। विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे हमारी प्लगिंग और हार्वेस्टिंग जल्दी होती है,
ठीक है, मशीन्स तो वैसे ही तेज काम करती है इंसानों से। दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ वीट्स, और उन्होंने पाया भी भाई कि ज़्यादा मीन्स ज़्यादा रिजल्ट वो पा रहे हैं, ठीक है। हाई HYV सीड्स के उनको फ़ायदे भी मिले। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट्स ग्रो फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। मीन्स पहले जैसे वो 1300 kg पर हेक्टेयर पाते थे, HYV सीड्स यूज़ करने के बाद वो 3200, मीन्स आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा उन्होंने पाया। मीन्स 13 का दुगना कितना होता है, 26, ठीक है। 13 का दुगना होगा 26, और मीन्स दुगने से भी ज़्यादा दुगना उन्होंने पाया, ठीक है। दुगने से तिगना से थोड़ा कम ठीक है। तो मीन्स आप समझ जाइए कि कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा मिला है। तो भाई अब तो करेंगे यूज़, मीन्स 13 से सीधे 32, गजब, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसे यूज़ किया। और there was a large increase in productions of wheats. Farmer now had greater amount of surplus wheats to sell in the market. अब उनके पास ज़्यादा सरप्लस आने लगा मार्केट में सेल करने के लिए, इसलिए उन्होंने हाई यील्ड ही यूज़ करी, इसको ही प्रेफरेंस दिया गया और इसको ही राजा बना दिया गया, ठीक है। अब भाई नॉर्मल वीट्स यूज़ नहीं होंगी, हाई यील्ड वाली ही यूज़ होंगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये देखिए, हाँ इतना ही पढ़ना था। उसके बाद लेट डिस्कस आ गया। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है कि प्रोडक्शंस प्लस और फिर उसके बाद प्रोडक्शंस ऑफ वीट्स सब प्लस के बाद, और आप ये देख सकते हैं चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पास पॉइंट दिए गए लेटस डिस्कस के, उसके बाद फिर एक्टिविटीज़ दी गई है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको ये लास्ट टॉपिक और बता दूँ, उसके बाद हम वीडियो बंद कर देंगे। वाई दी लैंड सस्टेन, ये आप देख लेते हैं, लैंड सस्टेन क्या क्यों होती है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़। फ्रेंड्स, जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स मतलब भगवान के द्वारा बनाई गई, तो इसे हमें बहुत केयरफुल तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ख़त्म हुई ना तो भगवान वापस से हमें नहीं देंगे। और साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई हैं फ्रेंड्स की ये इंडिकेट मिला है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है ना, ये हमारी लैंड्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देगा। हैव ओवर यूज्ड दी नेचुरल रिसोर्सेज बेस। इन मैनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। और फ्रेंड्स, बहुत जगह ये आया भी है कि जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी है ना, HYV सीड्स यूज़ और उनके फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद हमारी ख़राब हुई है, क्या, लैंड्स की फर्टिलिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरीगेशन हैज़ रिड्यूस्ड दी वाटर टेबल। और फ्रेंड्स, इसमें इतना पानी लगता है कि हमारी वाटर टेबल भी ख़राब हो रही है, ठीक है, उसमें भी पानी कम हो रहा है। Environment resource like soil fertility and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. और अगर फ्रेंड्स ये बहुत ही हमारे लिए सोचने वाली बात है कि अगर एक बार ज़मीन और पानी ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसे वापस से रीस्टोर करना। तो फ्रेंड्स, HYV सीड्स का मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ी गलती हुई हमारे देश में आके, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है फ्रेंड्स। भलाई इसमें बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन मिलता है पर ख़राब चीज़ है, ठीक है, इसे नहीं होना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और फ्रेंड्स, हमें केयर करनी चाहिए अपने इन्वायरमेंट की और अपने फ्यूचर एग्रीकल्चर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारा लास्ट टॉपिक है वाई दी लैंड सस्टेन, क्यों हमारी लैंड जो है वो सस्टेन हो रही है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है हमारी लैंड, तो हमें HYV सीड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, हम आगे अब यहाँ से देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वाला पार्ट आप ज़रूर बताइएगा। और पार्ट 2 ये है, और पार्ट 3 की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर मैं नहीं भी कर पाया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।